प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर ज्योत्सना स्वर्णकार, राजकीय महाविद्यालय रावतभाटा, सहायक आचार्य हिंदी, आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम सुमित्रा नंदन पंत की काव्य की विकास यात्रा के विविध सोपान के बारे में पढ़ेंगे। सुमित्रा नंदन पंत जो है छायावादी काव्य के एक प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। प्रकृति के कोमल सुकुमार कवि भी माने जाते हैं। उनकी जो काव्य यात्रा है कोई एक विचारधारा को लेकर नहीं चली, बल्कि बहुत सारे सोपान उसमें आए। उनकी प्रारंभिक रचनाएं जो थी वो छायावाद से प्रभावित थी। उसके बाद की रचनाएं यथार्थवाद से, प्रगतिवाद से प्रभावित थी। और उसके बाद की रचनाएं उनकी अरविंद दर्शन और अंततः वे न मानवतावाद की तरफ मुड़ गए। तो इस तरह से उनकी काव्य यात्रा के बहुत सारे सोपान चलते रहे, तो उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म उत्तर प्रदेश के वर्तमान उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कौसानी ग्राम में हुआ था सन 1900 को। बचपन से ही वे मातृ स्नेह से वंचित रहे, तभी से उनका प्रेम जो है प्रकृति के प्रति होने लगा। प्रकृति सौंदर्य के प्रति वे आकर्षित रहे। कवि ने लंबी अवधि तक माँ भारती के मंदिर में अपने काव्य सुमन अर्पित किए। इस बीच उनकी विचारधारा में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिले। उनकी जो पहली रचना है तंबाकू का धुआं, जो 1916 में प्रकाशित हुई, तब से लेकर लोकायतन से महाकाव्य तक उनकी जो रचना है इस बात का प्रमाण है कि कैसे उनकी काव्य यात्रा में परिवर्तन होते रहे। तो संक्षेप में हम इन काव्य सोपान के बारे में पढ़ेंगे। पहला जो उनका सोपान था, पहला पड़ाव था उनकी रचनाओं का, वह था प्राकृतिक सौंदर्यवादी युग, यानी वे रचनाएं जो छायावाद से संबंध रखती थीं। ये उनका समय जो था 1918 से लेकर 1934 तक रहा। पहाड़ी प्रकृति की गोद में जन्मे सुमित्रा नंदन पंत की छायावादी युगीन रचनाएं उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन इस युग में आती हैं, जो प्रकृति प्रेम से संबंधित थी। पंत की रूमानी प्रवृत्ति, यौवन सुलभ उद्दाम भावनाएं, प्रकृति नटी के विविध चित्र इन रचनाओं में मिलते हैं। प्रकृति का आलंबन, उद्दीपन, संवेदनात्मक, दार्शनिक, लोक शिक्षिका, आलंकारिक, रहस्यात्मक, धूति के रूप में सौंदर्यांकन, प्रेम और सौंदर्य का सूक्ष्मतम चित्रण, आध्यात्मिकता, कल्पना, संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली हिंदी में बिंबात्मकता, लाक्षणिक वैचित्र, प्रतीक विधान, मानवीकरण इत्यादि छायावादी विशेषताएं इन कृतियों में मिलती हैं। आंसू की बालिका, पर्वत प्रदेश में पावस, परिवर्तन, एक तारा, नौका विहार, मौन निमंत्रण, भावी पत्नी के प्रति इत्यादि रचनाएं इस बात का प्रमाण है। फिर भी कवि का मन प्राकृतिक प्रेम एवं सौंदर्य में ही अधिक डूबा रहा। वे स्पष्ट कहते हैं कि छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, छोड़ अभी इस जग को। यानी प्रकृति प्रेम के आगे उन्हें स्त्री सौंदर्य या जो भी आकर्षण है उन्हें नहीं दिखाई देता था। उन्हें केवल प्रकृति से प्रेम था और इसी से संबंधित रचनाएं उन्होंने इस युग में की थी। उनका जो अगला पड़ाव था वह था यथार्थवादी युग। इस युग की जो रचनाएं थी, इस दौर की उनकी जो रचनाएं थी, वो कार्ल मार्क्स से प्रभावित प्रगतिवादी जो रचनाएं हिंदी में मानी जाती थी, उनका प्रभाव इस दौर में उनके ऊपर रहा। छायावाद के पतन के बाद पंत का दृष्टिकोण एकदम बदल सा गया। ग्राम्य जीवन, मेहनत मजदूरी करने वाले श्रमिक वर्ग लोक जीवन के करीब वो आने लगे। पंत ने इस युग की रचनाओं में काल्पनिकता, वैयक्तिकता, शोषण, पुरातन रूढ़ियां, निष्प्राण जीवन के प्रति क्षोभ, दुख और विक्रोध प्रकट किया और ग्राम्य जीवन, मजदूर, मेहनतकश लोक जीवन का यथार्थवादी चित्रण किया। साथ ही सामाजिक आर्थिक समानता स्थापित करने, समाज में नवीन चेतना जगाने का संदेश भी दिया। इस युग की पंत की रचनाएं कार्ल मार्क्स के विचारों से हिंदी काव्य जगत में प्रचारित प्रगतिवाद से प्रभावित रहीं। युगांत, युगवाणी, ग्राम्या की कविताओं में पंत का स्वर जो है वो यथार्थवादी रहा। इन रचनाओं की भाषा भी जनजीवन के निकट है, लोक व्यावहारिक और ग्राम्य शब्दों से युक्त, सरल, सहज, सुबोधता से परिपूर्ण है। अगला जो पड़ाव उनका रहा अंतश्चेतनावादी युग। ये समय
1946 से 1948 तक रहा। इस युग में पंत छायावादी कल्पना, प्रगतिवादी यथार्थवाद को छोड़कर अरविंद दर्शन से वे प्रभावित रहे। कार्ल मार्क्स की वर्ग संघर्ष एवं साम्यवादी विचारधारा, महात्मा गांधी की सत्य, अहिंसा, प्रेमवादी विचारधाराएं पंत को अपनी आत्मा के विपरीत लगने लगती हैं। फलतः पंत जी अरविंद दर्शन की अंतश्चेतनावादी विचारधारा से प्रभावित होते हैं और इससे प्रभावित होकर पंत जी ने स्वर्ण किरण और स्वर्ण धुली नामक दार्शनिक रचनाएं की। इस युग की इन काव्य कृतियों में भौतिकतावाद और आध्यात्मवाद का सुंदर समन्वय मिलता है। ब्रह्म, जीव, जगत, जड़, चेतन, मन आदि के बारे में कवि को सूक्ष्माति सूक्ष्म विचार व्यक्त इन्होंने अपनी इस रचनाओं में किए हैं। अगला जो दौर था, अगला जो सोपान था, वो नव मानवतावादी युग कहलाया। इसका समय 1949 से 1977 तक रहा। इस काव्य यात्रा का, ये पंत जी की काव्य यात्रा का अंतिम पड़ाव था जो नव मानवतावादी युग के नाम से जाना जाता है। उत्तरा में गीत विहंग कविता में मैं नव मानवता का संदेश सुनाता कहकर कवि ने इस युग की विधिवत घोषणा की है। लोकायतन में लोक जीवन एवं सांस्कृतिक चेतना का समर्थन किया है। कला और बूढ़ा चांद की कविताओं में प्रयोगवादी बौद्धिकता है। वहीं अतिमा में आध्यात्मिक विचार, दार्शनिक विचार हैं। इन संग्रह के अलावा इस युग में सत्यकाम, चितंबरा, रजत शिखर, शिल्पी, मधुज्वाल, स्वर्ण, पुरुषोत्तम राम इत्यादि काव्य संग्रह भी प्रकाशित हुए हैं, जिनमें कवि ने नवीन ढंग से मानवतावादी विचार व्यक्त किए हैं। तो इस प्रकार पंत की काव्य यात्रा का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि कवि प्रारंभ में प्रकृति सौंदर्य के प्रति आकर्षित रहा, वहीं प्रगतिवाद में आकर ग्राम्य जीवन, ग्राम्य संस्कृति, मजदूर श्रमिक के यथार्थ से प्रभावित रहा। इसके बाद वह अरविंद दर्शन के प्रभाव से अंतश्चेतना के आध्यात्म में डूबा, तो नवमानवतावादी युग में नवीन प्रयोग करते हुए नव मानवता का गुणगान करने लगे। तो इस प्रकार ये पंत की काव्य यात्रा के विविध सोपान रहे। हाँ, प्रत्येक सोपान में वो अलग अलग विचारधाराओं से प्रभावित रहे और उन्हीं के प्रभाव में आकर अपनी काव्य रचनाएं उन्होंने हिंदी जगत को दी। उम्मीद है आपको ये विकास यात्रा समझ में आई होगी। धन्यवाद।